नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। वो तो बीच में सरस्वती आ गई, नहीं तो घर आते ही हरी की और भी ज्यादा पीती हो जाती। श्याम बाबू को बहुत बुरा लग रहा था। इतने अच्छे लोगों के साथ रहकर भी इस लड़के में कोई सुधार नहीं हुआ। जो लोग इसे अपने घर में रखकर इसकी देखभाल कर रहे थे, और यह उन्हीं लोगों को जो दूसरे का रहा है उन्हीं को पराया कह रहा है। क्या इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि वह इसे रख रहे हैं, इसको पढ़ लिख रहे हैं, और अपनी दीदी और जीजा के लिए इसके मन में जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है। इसी बात पर श्याम बाबू गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने बेटे हरी की पिटाई कर दी। पिटाई होने के बाद हरी घर से बाहर चला गया। उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर रुकते रह गई, लेकिन वह नहीं रुक। श्याम बाबू ने गुस्से में कहा, जाने दो सरस्वती, इसको दुनिया के धक्के खाएगा तो अपने आप इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, और तभी तो इसको पता चलेगा घर परिवार और अपने लोग क्या होते हैं। अभी तो यह अपनी दीदी और जीजाजी के साथ रहकर उन्हें पराया कह रहा है। कल कोई यह हमें भी बेगाना कहना शुरू कर देगा। इससे तो अच्छा ये है कि अभी यह घर से निकल जाए, और वही हम सबके लिए अच्छा होगा। सरस्वती दौड़ती हुई अपने बेटे को रोकने के लिए भाग, लेकिन बेटा हाथ छुड़ाकर तुरंत घर से बाहर निकल गया। सरस्वती को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना निडर कब से हो गया। आज वो अपने पिता की भी बात नहीं सुन रहा, और ना ही उसे अपनी माँ के प्यार का मान रखा। हरी के जाने के बाद सरस्वती वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। श्याम बाबू बोल, सरस्वती घबराओ मत, जब बार बार भूख लगेगी ना और रोटी नहीं मिलेगी, रहने को घर नहीं मिलेगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी कि घर कितना जरूरी होता है और पढ़ाई लिखाई जीवन में कितने काम आती है। सरस्वती और श्याम बाबू दोनों अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। तभी सरस्वती उठी और चाय बनाकर श्याम बाबू को दे दी और दरवाजे पर नाई लगाकर बैठ गई। शायद उसका बेटा वापस आए। हरी ऐसा कई बार कर चुका था, लेकिन हर बार वापस आ जाता था। यही सोचकर दोनों पति पत्नी ने खाना खाकर सो गए, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों सिर्फ आंख बंद करके लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि इस बिगड़ैल बेटे का क्या करें। श्याम बाबू ने अपनी पत्नी सरस्वती को अच्छे से समझा दिया कि नीलू को इस बारे में कुछ नहीं बताना। इस वक्त उसे किसी भी तरह का तनाव देना ठीक नहीं होगा। इतने वर्षों के बाद उसके घर खुशियां आई हैं, हमें उसकी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहिए। राजेश बाबू ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी खुशियों में हमेशा खुश रहे हैं, तो सरस्वती, मैं नहीं चाहता कि नीलू किसी भी बात को लेकर परेशान हो। श्याम बाबू ने पूछा, सरस्वती और किशन का क्या हाल है? सरस्वती ने आंखें बंद किए हुए बोली, ईश्वर की कृपा से उसमें सच में सुधार आ गया है। स्वभाव और बातचीत में भी मुझे अंदाजा हो गया है, उसमें काफी बदलाव आ गया है। नीलू का भी बहुत ध्यान रख रहा है। घर के अधिकतर काम वह नीलू और राजेश की मदद करता रहता है। नीलू बता रही थी, इस बार कृष्ण के नंबर भी अच्छे आए हैं। श्याम बाबू ने बड़ी मायूसी से कहा, पता नहीं सरस्वती, इन दोनों में से कोई बच्चा कामयाबी भी होगा या नहीं। तीनों बेटियां अपने घर में सुख शांति से रह रही हैं, लेकिन इन दोनों बेटों ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। आज ऑफिस में किसी ने बताया कि हरी कुछ अजीब से लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था, और जैसे ही उन्होंने उसे पुकार, हरी उन्हें देखकर वहां से भाग गया। सरस्वती बोली, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कल कहीं ये कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए और अपने साथ साथ हमें भी बदनामी की दलदल में धकेल दे। मुझे तो हरी के रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मार पिटाई सारे जतन कर लिए, लेकिन इस लड़के में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया। सरस्वती बोली, आप सो जाओ जी, इतनी चिंता मत करो। ज्यादा चिंता करोगी तो आपकी तबीयत पहले की तरह खराब ना हो जाए। जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो माँ बाप का आत्मविश्वास भी टूटने लगता है,
और खुद अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने गलत राह पर चलते हुए देखकर उनका दिल घबराने लगता है। कल उनके बच्चे गलत राह पर चलकर किसी मुसीबत में ना फंस जाए और उन्हें समझाने में खुद को असफल देखकर वो चिंतित रहने लगते हैं। श्याम बाबू भी अपने बच्चों की चिंता में अब दिन रात घुलने लगे थे। श्याम बाबू और सरस्वती रात भर अपने बेटे का इंतजार करते हुए कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब फोन की घंटी बजी तो उनकी आवाज से उनकी नींद खुली और फोन उठाकर श्याम बाबू ने हेलो बोला। उधर से उनके बड़े भाई की आवाज आई। भाई कैसे हो? श्याम बाबू ने कहा, भाई जी प्रणाम, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइएगा? मैं सब ठीक है। तो श्याम बाबू के बड़े भाई जनार्दन जी बोले, यहाँ तो सब ठीक है, लगता है शहर के हालात खराब हो गए हैं। श्याम बाबू ने कहा, भाई जी मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो जनार्दन जी खले लगा, अरे कल रात को ही हरी हमारे पास गांव में आ गया और बताया कि तुमने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। श्याम बाबू ने बताया कि यह खुद घर छोड़कर गया है, हमने इसे घर से नहीं निकला। गलती करेगा तो इसे दांतों का भी अधिकार नहीं है। क्या हमें मेरा फर्ज इसे सही राह पर लाना है? भाई साहब ये बहुत बिगड़ गया है। भाई साहब आपको नहीं पाता, इसके कारण में मुझे ही पता है और मैं ही झेल रहा हूँ। मैं इस लड़के से दुखी हो चुका हूँ। ना ही पढ़ाई करता है और ना ही घर में किसी के काम में हाथ बटाता है। श्याम बाबू ने बड़ी दुखी मन से अपने भाई से कहा तो कहने लगे, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। ये लड़का सारा दिन यहाँ अजीब लोगों के साथ ताश खेलता है, सिनेमा देखने जाता है और सारे उल्टे काम करता है। और भाई साहब आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? इस मारूंगा नहीं तो क्या इसकी पूजा करूंगा? जनार्दन बोले, देखो श्याम बाबू, जवान बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए या अच्छी बात नहीं है। थोड़ा संयम से कम को बढ़ती उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। श्याम बाबू ने कहा, क्या बच्चों का अपने माता पिता का कहना नहीं मानना चाहिए और आवारागर्दी करते रहना चाहिए? माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब देना अच्छी बात है क्या? बड़े भैया जी मैं तो इसी लड़के से परेशान हो गया हूँ। अब आप ही इसका कोई हल निकालो। पहले इसको राजेश और नीलू के पास इसलिए भेजा था क्योंकि उनके पास रहकर कुछ अच्छी बातें सीख जाएगा, लेकिन इस लड़के ने तो अच्छे लोगों के पास रहने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, उनसे कुछ नहीं सीखा। जनार्दन बाबू बोल, ऐसे मौके के ही तो वह इंतजार में थे। अब उन्हें हरी को पूरी तरह बिगड़ने का मौका बढ़िया आसानी से मिल गया था। वह माँ सो रहे थे कि मेरे छोटे भाई को इतने अच्छे दामाद घर परिवार मिले और लड़कियां भी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हैं, जबकि जनार्दन बाबू ने अपनी बेटियों को पटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो गांव के माहौल में पढ़ नहीं पाई और बेटी ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। श्याम बाबू के शहर में रहने और बच्चों की कामयाबी से कहीं ना कहीं जनार्दन बाबू के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी। वो अपने छोटे भाई की बेटियों के सुख से जो जलन महसूस करते थे और उन्हें काफी ईर्ष्या होती थी कि उन्हें इतने होनहार दामाद कैसे मिल गए। दूसरी और राजेश बाबू का घर में दखल देना भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार तो बेटियों की शादी में वो जो गांव से ही सोना बनवेत थे, जिसमें उसके ताऊ जी दुकानदार से अपनी कमीशन लेते थे। गेहूं, चावल, दालें, तेल सभी सामग्री गांव से मंगवाई जाती थी। इसमें ताऊ जी हमेशा दुकानदार से अपना कमीशन पहले तय कर लेते थे। श्याम बाबू का गांव शहर के नजदीक होने के कारण श्याम बाबू भी कुछ नहीं कहते थे। अपने गांव से सामान आ रहा है, कम से कम मिलावटी सामान तो नहीं आएगी। सारी चीज असली होती है और असली सस्ता सामान मिल रहा है तो मुझे भी 2 पैसे ज्यादा देने के में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए श्याम बाबू उनसे ही सामान मंगवाते थे। लेकिन देवी की शादी में ताऊ जी का ऐसा कोई मौका नहीं मिला। कपड़ा लट्ठे यहाँ तक खाने का सामान जेवर सबसे शहर में ही बनाए गए
और यह सारा काम राज इस बाबू ने खुद किया। इस कारण ताऊ जी को ऐसा लग रहा था कि वह तो घर के मेहमान की तरह आए हैं और मेहमानों की तरह विदा हो गए, और इसी भावना से उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी थी। आज हरि को अपने गांव में आया देखकर वो मन ही मन बहुत खुश थे। उन्होंने अपने छोटे भाई श्याम से कहा कि अब हरि मेरे पास गांव में रहेगा और मैं खुद का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई से इतना अपनापन प्रकार श्याम बाबू निहाल हो रहे थे और बोले, बड़े भैया आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ और आपका एहसान मांडू। उनके बड़े भाई जनार्दन बाबू ने कहा कि तुम छोटे हो श्याम बाबू और यह मेरा भतीजा है और तुम दोनों ही मेरा परिवार हो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। श्याम बाबू ने कहा कि भाई साहब जी आप इसे सुधार दो, अगर कोई काम करना चाहता है तो वही कम पर लगा दो, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जनार्दन जी बोल, हरि अपने ताऊ जी के पास आ गया है और ताऊ जी भी पिता के समान होते हैं। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। श्याम बाबू तुम निश्चिंत होकर नीला और राजेश का ध्यान रखो, उन्हें तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है। ये कहकर ताऊ जी ने रख दिया। श्याम बाबू अपने बड़े भाई पर अंधा विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने एक बार भी यह नहीं लगा कि आखिर उन्होंने उनके बड़े भाई ने उनके बेटे को वापस आने के लिए क्यों नहीं समझाया। बच्चे तो अक्सर माता पिता से गुस्सा होकर घर में किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, लेकिन बच्चे को समझा बूझकर उनकी गलती बढ़कर माता पिता के पास रिश्तेदार वापस भेज देते हैं। और यह बात राजेश बाबू को जब पता चली तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने ससुर जी से कई बार कहा कि वो हरि को वापस बुला ले, दोबारा से उसकी पढ़ाई शुरू करवाए, लेकिन श्याम बाबू हर बार यही कह देते, वो मेरे बड़े भाई के पास है, मेरे बड़े भैया उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसे कोई काम सीख रहे हैं। राजेश तुम्हें तो पता ही है हरि का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है, फिर क्यों बेकार में उसके ऊपर इतना पैसा खराब किया जाए। 12वीं पास भी कर लेगा तो कौन सा कमिश्नर बन जाएगा, तभी तो वो छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा करेगा। राजेश बाबू मैं उसे लड़के से परेशान हो चुका हूँ, अब ये लड़का मुझे सच में अपने घर में नहीं चाहिए। गांव में रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने उसे वापस आने के लिए मना कर दिया है, वो अपनी मर्जी से वहां रुका हुआ है। आप बस मेरी नीलू बिटिया का ध्यान रखिए राजेश बाबू, और अपने जीवन में आने वाली खुशियों की तैयारी करो। और बेटा वैसे भी अभी मेरे समधी और समधन जी मुंबई वापस नहीं आए हैं, और हरि के ऐसे हालात देखकर शायद वो किशन खुद भी को यहाँ वापस भेज देंगे, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि ऐसे बिगड़े बच्चे यहाँ नहीं, मैं नहीं चाहता। एक बेटे के बिगड़ने के बाद दूसरे बेटे को उसकी सजा मिले। किशन में बहुत सुधार हो गया है, मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है। कम से कम एक बेटा तो लायक बन रहा है, बड़ा बेटा तो नालायक ही निकल गया। मैं ये समझ चुका हूँ, अब मुझे अपने बड़े बेटे हरि से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है, उसी की किस्मत में कुछ बनना लिखा होगा तो बन जाएगा, लेकिन अगर धक्के खाने लिखे हैं तो वो धक्के ही खाएगा। बेटा तुम्हारी की बिल्कुल चिंता मत करो, वो अपने ताऊ जी के पास है, वह भी अपने ही हैं। अपने छोटे भाई के बच्चों का पूरा तो बुरा तो वो भी नहीं सोचेंगे। इतना विश्वास तो मुझे अपने बड़े भैया पर है। लेकिन सरस्वती अपने दामाद की बात समझ गई थी। क्या कहना चाह रहे हैं, कोई अपने बच्चों का तो ध्यान रख सकता है, दूसरे का बच्चा का ध्यान रखना जिम्मेदारी वाला काम होता है, और वो भी बिगड़े हुए बच्चे का ध्यान रखना तो और भी मुश्किल काम है। सरस्वती को गांव में हरि क्या खा पी रहा है और क्या काम कर रहा है कुछ भी खबर नहीं थी, इसलिए सरस्वती को इतनी चिंता हो रही थी। उसने खुद कई बार हरि को फोन किया कि वो वापस आ जाए, लेकिन हरि ने गुस्से में आने से मना कर दिया।
उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपने पापा की गलियाँ और मार खाने के लिए वापस नहीं आना चाहता। मैं यहाँ खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। हरी बोल, मम्मी आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं बड़े मजे में हूँ। तू जी और ताई जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है और मैं भी यहाँ पर खेती बाड़ी का काम सीख रहा हूँ। आप मेरी चिंता छोड़ दो, बस मेरे छोटे भाई की चिंता करो जो छोटू बनाकर बड़ी दीदी के घर में सारा काम कर रहा है। मुझे तो उसे पर बड़ी दया आती है। सारा दिन उन लोगों की गुलामी में लगा रहता है। इससे तो अच्छा है कि यही गांव आ जाता तो बढ़िया रहता। यह सुनकर सरस्वती हैरान रह गई। उसके मन में नीलू और राजेश के लिए कितनी नफरत भर गई है। आखिर उन्होंने इसके भले के लिए ही तो इसे अपने पास रखकर पढ़ाई लिखाई करने की सोची थी, ताकि यह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और कल को अपने परिवार को संभालने के योग्य हो जाए। आखिरकार कल जो हमें इन दोनों की शादी विवाह भी तो करनी है। अगर मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे दामाद की अभिलाषा रखी है तो बाकी बेटियां भी के माँ बाप भी तो अपनी बेटियों के लिए अच्छे दामाद चाहेंगे। मेरे निकम्मे बेटों को कौन अपनी बेटियों देगा? यही सब सोचते सचते सरस्वती के सिर में दर्द हो गया। वो अब सो रही थी, क्यों उसने उनकी छोटी छोटी गलतियों को छुपाकर आज इन्हें इतनी बड़ी गलती करने का अधिकार दे दिया। काश उन्हें पहली बार गलती करने पर ही उसे थप्पड़ मारकर समझाया होता तो कितना अच्छा होता। सरस्वती अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन कहते हैं ना अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर नीलू के घर में नीलू के सास और ससुर दोनों वापस आ गए थे। नीलू ने जो उन दोनों ने नीलू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद और बधाइयाँ दी। तभी कृष्ण ने उन दोनों के सामान उनके कमरे में रख दिए और दोनों के लिए 2 कप चाय बनाकर ले आया। उसका इतना अच्छा व्यवहार देकर सुशीला देवी और विशंभरनाथ बहुत खुश हुए और बोले, नीलू तुम तो सच कहती हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा तो वो सुधर जाएगा, और ये तो सच में सुधर गया। तुम्हारी किशन को जो उन्होंने शाबाशी दी। सुशीला देवी ने कहा, कल से सारा काम मैं खुद करूंगी। तुमसे पढ़ाई करोगे? किशन बोला, जी आंटी जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। मेरे तो कल से स्कूल खुल रहे हैं। अभी तो मेरी छुट्टियां थी तो मैं दीदी की मदद कर रहा था, लेकिन कल से स्कूल जाना पड़ेगा तो आपको दीदी का ध्यान रखना होगा। बाकी मैं स्कूल से आकर आपकी काम में मदद कर दिया करूंगा। सुशीला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चों को पढ़ाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी दीदी का ध्यान रखने के लिए ही तो मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। नीलू की सासू माँ सुशीला देवी विशंबरनाथ जी अपने घर वापस आकर अच्छा महसूस कर रहे थे। आखिर अपना घर तो अपना ही होता है। इतने मन से दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह घर बनाया था। ग्राउंड फ्लोर अपने लिए और उसके ऊपर 2 बेडरूम सेट अपने दोनों बेटों के लिए बनवाए थे। नीचे वाले पोर्शन में सुशीला देवी ने अपने दोनों पोतों के साथ रहती थी। घर काफी बड़ा और सुंदर बनवाया था, पर उन्हें क्या पता था कि नौकरी पर उनका बड़ा बेटा उनसे दूर चला जाएगा और अपना घर छोड़कर अपने पोतों के लिए उन्हें भी अपने बड़े बेटे के पास जाना पड़ सकता है। इंसान भविष्य की चिंता में बहुत कुछ सहजन शुरू कर देता है, लेकिन मिलने जो वही है जो हमारे भाग्य में होता है। ना जाने कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पेट कट कट कर सुंदर भवन तैयार कर देते हैं और बच्चे अपनी नौकरी की खातिर दूसरे शहरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बड़े सुंदर घरों को छोड़कर वे बड़े शहरों में छोटे छोटे घरों में रहना शुरू कर देते हैं। रोजी रोटी की तलाश में कई बार अपने शहर में पूरी भी नहीं होती है तो रोजी रोटी की खातिर बड़े शहरों में जाना पड़ता है और तब भविष्य के लिए सजे सहेज हुआ सामान धरा का धरा रह जाता है। वे नंबरनाथ जी ने सोचा भी नहीं था इतना आलीशान घर अपने दोनों बेटों के लिए बनवाया था। रिटायरमेंट के बाद अपने दोनों बेटों के इस घर में साथ रहेंगे, यही सोचा था।
और अपने पोतों के साथ में अपना बुढ़ापा काट देंगे। खैर, अब वापस आकर दोनों को अच्छा लग रहा था। सुशीला देवी सोच रही थी, आने वाले बच्चे उन्हें अपने घर वापस बुला लिया है। सुशीला देवी ने काम वाली को बुलाकर सारे घर की सफाई अच्छी से करवाई और नीलू का ऊपर वाला रूम खाली करवाकर उसे नीचे वाले रूम में सारा सामान सेट करवा दिया ताकि नीलू को सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ना जाना पड़े। सुशीला देवी ने नीलू के कमरे को बहुत सुंदर से सजा दिया था और एक सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल जो सुशीला देवी का था वो नीचे से उन्होंने नीलू के रूम में रखवा दिया था और एक सुंदर सोफा नीलू के आराम करने के लिए रख दिया था, जिसे कभी कभी नीलू का मन बैठने को करे तो वो सोफे पर आराम से बैठकर अपने ऑफिस का काम भी कर सके। शीला देवी ने नीलू के कमरे को सभी सुविधाजनक चीज रखवा दी थी। कृष्ण ने भी सुशीला देवी के साथ बहुत काम करवाया था। सारा काम समाप्त होने के बाद सुशीला देवी ने अपने लिए चाय जो बनाई और किशन को भी एक गिलास दूध गर्म करके उसे दे दिया। सुशीला देवी किशन के साथ बहुत प्यार से व्यवहार कर रही थी और किशन उनका प्यार पाकर बहुत खुश था। अच्छे माहौल में बच्चे अक्सर सुधर जाते हैं, उनकी बातचीत का तरीका बदल जाता है, वो अपने बड़ों को देखकर उनसे कुछ नया सीख जाते हैं। सुशीला देवी किशन की पढ़ाई में भी मदद कर देती थी। विशामनाथ जी ने भी किशन को स्कूल छोड़ने और लाने का काम शुरू कर दिया था। वो कहते हैं जैसे मैं अपने पोते को लेकर आता था, अब तुम्हें लेकर आ जाऊंगा। तुम भी तो मेरे पोते की उम्र के हो और मेरा बेटा भी थोड़ा टाइम कट जाएगा। तुम्हारे साथ घर में अकेले बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाता हूँ। तुम्हारे साथ थोड़ा मेरा भी समय कट जाएगा। किशन को हर तरफ से अच्छे व्यवहार के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी मिल रहा था। विशंभरनाथ जी ने कृष्ण की मैथ्स और फिजिक्स में बहुत मदद की। ये दोनों सब्जेक्ट उसे कभी पसंद नहीं आए थे, लेकिन अब दिसंबरनाथ जी ने जब उसको पढ़ना शुरू किया तब से किशन लोगों में जो बहुत सुधार आ गया था और पढ़ने में उसकी रुचि प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नीलू और राजेश अपने माता पिता का व्यवहार देखकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने किशन को भी अनिरुद्ध और अविनाश की तरह प्यार दे रही हैं और जैसे ही किस का ध्यान रख रहे हैं जैसे अपने पोतों का रखते थे, और किशन की भी मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य गति से हो रहा था। किशन का रहन सहन खान पान अब धीरे धीरे अविनाश और अनिरुद्ध की तरह बनता जा रहा था। अनिरुद्ध की सारी किताबें यही रखी थी, उन्हें किताबों से जो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। नील तो ये सोचकर ही खुश हो रही थी कि कम से कम उसका एक भाई तो उसकी समझ में तो उसकी बातें आई हैं। और नीलियू बार बार अपने मन को जो सासू माँ थी उनको धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि सुशील जी के सानिध्य में तो हर बच्चा काबिल बनी ही जाता, क्योंकि उनका स्वभाव ही इस तरह का था कि बच्चे की गलती भी बता देती और उसको बुरा भी नहीं लगता। कुछ लोगों को समझने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि उन्हें अपने मन कर उनकी बात को ध्यान में से सुनते हैं और अपनी गलती समझ जाते हैं और अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं। आखिर सुशीला देवी ने अपने दोनों बेटों को इंजीनियर बनने में अपना सहयोग दिया था। दोनों पोतों को शिक्षा और संस्कार का महत्व सिखाया था, तभी आज उनके घर में दोनों बेटे और दोनों पोते कामयाब थे और अपने जीवन की सफलता का आनंद ले रहे थे। बड़ों के अनुभव बच्चों के काम आ जाते हैं और बच्चे बड़ों की बात मानकर जीवन में कामयाबी जरूर पाते हैं। नीलू और राजेश का अपने बच्चों के आगमन की खुशी में बहुत सुंदर समय कट रहा था और अपनी संतान के आने की खुशियां मना रहे थे। सुशीला देवी नीला का बहुत ध्यान रख रही थी। नीलू की पहली संतान होने का इंतजार कर रही थी। कितने वर्षों की तपस्या के बाद नीलू को ये सुबह अवसर देखने को मिला है और सुशीला देवी इसमें समय जरा सी भी लापरवाही नहीं कर रही थी। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, नीलू की धड़कनें बढ़ रही थी कि सब कुछ कुशलता से हो जाए। 9 महीने का इंतजार अब खत्म होने वाला था। सुशीला देवी ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी, जिसे अस्पताल जाते समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नीला की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। 9 महीने का लंबा समय सांस
और बहू ने मिलकर गुजरा था। दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त और बुद्धिमान हो। जिसके पास संतान नहीं होती है उसे लड़की और लड़के का भेदभाव कोई मतलब नहीं होता। वो तो बस संतान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। एक बार उसे माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और 9 महीने पूरे हो चुके थे। सुशीला देवी हर पल नीलू के साथ रहती थी। पता नहीं नीलू को कब हॉस्पिटल चलने के लिए कह दे। छोटा भाई किशन भी अपनी दीदी की देखभाल में बहुत सहयोग दे रहा था। साथ में परिवार में रहने के तरीके भी सीख रहा था। परिवार में मिलजुल कर ही रहा जाता है कि सन की भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। वो मणिमान यही प्रार्थना कर रहा था उसके एग्जाम के बाद घर में नाना मेहमान आ जाए तो वो उसके साथ खूब मस्ती करेगा। उसको देखकर उसकी दीदी का हृदय कितना प्रसन्नता से भर जाएगा और उसकी दीदी और जीजा जी का ये सपना पूरा हो जाएगा और वो मुझे किशन को माँ कहकर बुलाएगा और आज कितना अच्छा लगेगा। यही सब सोचते सचते कि सन सो गया। रात को खाना खाकर सभी लोग आराम करने के लिए चले गए। सुशीला देवी ने गर्म दूध का गिलास नीलू को पीने के लिए दिया और सोने के लिए बोल दिया। राजेश आज काफी थकान महसूस कर रहा था। आज ऑफिस में काम भी ज्यादा होने के कारण नीला से पहले ही वो सो गया। कुछ दिनों से राजेश के ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया था। आज काम पूरा होते ही राजेश ने राहत की सांस ली और वो जल्दी खाना खाकर सो गया। आधी रात को अचानक नीलू ने राजेश को हिला हिलाकर जगने लगी कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। राजेश घबराहट में जल्दी से मम्मी के कमरे में गया और मम्मी को बुलाकर ले आया। सुशीला देवी ने जैसे ही नीलू की हालत देखी, उन्होंने तुरंत राजेश को कर निकालने के लिए कहा और जल्दी से अपने पति भी नाथ को आवाज देते हुए नीचे आने को कहा। सुशील जी की आवाज सुनकर किशन भी जाग गया और जल्दी से दीदी के कमरे में आ गया। सुशीला देवी ने कृष्ण को कहा, बेटा वो जो मैंने स्टोर में एक छोटे से बैग में सामान रखा था, वो बैग जल्दी से लेकर आओ। तुम अपने जीजाजी के साथ कर में बैठो, मैं तुम्हारी दीदी को धीरे धीरे लेकर आता हूँ। अपने पतिदेव से उन्होंने कहा, सरस्वती देवी ने आप घर का ध्यान रखिए, मैं नीलू को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। जैसे ही शुभ समाचार मिलेगा आपको फोन करके बता दूंगी। राजेश के बाहर जो कार्य निकालकर स्टार्ट कर रहा था। सुशीला देवी नीलू को लेकर जल्दी से कर में उसे बिठाया और यह कहकर राजेश सीधे अस्पताल लेकर चलो, और वो जल्दी से कर में बैठ गई और नीला की हालत अब थोड़ी खराब लग रही थी। जैसे ही अस्पताल पहुंचे, नीलू को स्ट्रेचर पर लिटाकर लेबर रूम में ले जाया गया। डॉक्टर के आने में समय था, इसलिए नर्स ने नीलू की देखभाल कर रही थी और उसे हौसला दे रही थी। जैसे ही डॉक्टर रूम में गई, डॉक्टर ने जो चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। नीलू को आर्टिफिशियल पेन देने की जरूरत नहीं है, बीपी ही नॉर्मल है, बाकी भी और रिपोर्ट भी नॉर्मल लाई है। कुछ ही देर बाद बच्चों के रोने की आवाज आ गई। राजेश ने कहा, मम्मी क्या बच्चा हो गया? इतनी जल्दी से बच्चा हो गया? सुशीला देवी ने कहा कि बड़ी भाग्यवान है जो इतनी जल्दी बच्चे को जन्म दे दिया, नहीं तो महिलाओं को बच्चों के जन्म देते हुए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, तब जाकर बच्चा पैदा होता है। अब दोनों ही डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों को खुशखबरी सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आई और दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया, बेटा हुआ है और बच्चा दोनों स्वस्थ है ना, जच्चा बच्चा तो। क्या सुनते ही सुशीला देवी ने कहा कि राजेश की तो जैसे दोनों आंख भर आई। खुशी के आंसू उसकी आंखों में भारी आए और प्रसन्नता के भाव से वो उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। राजेश ने माँ को गले लगा ना लगे और बधाई दी। दोनों ही नीलू के कमरे की तरफ चल दिए। आज खुशियों से उनका आंचल भर गया था। सुशील देवी और राजेश ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया,
नवजात शिशु को देखकर दोनों का हृदय खुशी से भर गया। पहले दादी ने बच्चों को गोद में उठाकर अपने हाथों से शहद मिलाकर घुट्टी दी और फिर राजेश की गोद में बच्चों को दे दिया। राजेश ने जो अपने कांपते हाथों से उसे बच्चों को बड़े ही सावधानी से संभालते हुए अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। अद्भुत अनुभव राजेश बयान नहीं कर पा रहा था। बच्चों को गोद में लेने की अनुभूति आज उसने पहली बार महसूस की थी। अपनी संतान को अपनी बाहों में देखकर एक सुखद एहसास अपने भीतर महसूस कर रहा था। नीलू अभी बेहोश थी। डॉक्टर ने बता दिया था कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। कई बार थकान के कारण भी महिलाओं को ऐसा हो जाता है। राजेश ने जैसे ही बच्चे को नीलू के पास लेटाया तभी नीलू की आंखें खुल गई। नीलू ने पूछा, क्या हुआ है? राजेश ने कहा, तुम्हारा चांद सा बेटा आया है। शायद मेरी प्यारी बेटी अगली बार आएगी। अब तो तुम खुश होना। तुम तो बेटा चाहती थी वो देखो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। सुशीला देवी अपने पति को खुशखबरी सुनने के लिए फोन लेकर बाहर आ गई थी ताकि नीलू और राजेश अपने जो मनोभावों को एक दूसरे से अच्छी तरह बांट सके, क्योंकि यह पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। इस पल का कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार समाप्त हो गया था। इस बच्चे ने आकर उन्हें माता पिता जो बना दिया था। सुबह होते ही राजेश ने सभी को फोन पर जो सभी को खुशखबरी सुना दी। सरस्वती और श्याम बाबू तो सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए और अपने नाती को देखकर आशीर्वाद देने लगे। श्याम बाबू ने राजेश बाबू को बधाइयां दी और कहा, देखो ईश्वर के घर दे रहे अंधेर नहीं। आखिरकार ईश्वर ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। ईश्वर करे तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे और फलता फूलता रहे। श्याम बाबू अपने साथ मिठाई के डिब्बे भी लेकर आए थे। सारे हॉस्पिटल में खुद जाकर सभी का मीठा मुंह कर रहे थे। राजेश कृष्ण को नीलू के पास लेकर आ गया और छोटे से बच्चे को देकर किस हैरान हो रहा था। इतने छोटे छोटे हाथ पर कितना नन्हा मुन्ना प्यार है ये, और मैं तो इस प्यार से इसे मुन्ना ही बुलाऊंगा। और जैसे ही किसी ने उसे गोद में उठाया, बच्चों ने कृष्ण के कपड़ों को जिला कर दिया। ये देखकर सरस्वती जी हंस पड़ी और बोली, बच्चा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी के ऊपर सुसु करता है। विशंबनाथ जी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करने लगे। उन्होंने सारे स्टाफ को मिठाइयाँ खिलाई और सगुन भी बांट दिया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो अपनी छोटी बहू के संतान होने पर कितने खुश थे। खुशखबरी सुनते ही देवी और प्रवीण दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। दोनों ने दीदी और जीजाजी को शुभकामनाएं दी। अपने साथ उनका मुंह मीठा कराया। रूप ने फोन करके अपने दीदी और जीजाजी को बधाई दी। बच्चों को विशेष प्यार देते हुए आशीर्वाद दिया, लेकिन गांव से हरि का कोई फोन नहीं आया था। ना ही उसने अपनी दीदी को बधाई दी और ना ही फोन किया। नीलू को लग रहा था शायद सबसे पहले हरि का फोन आएगा, सबसे ज्यादा खुश होगा। वो अपनी दीदी की खुशियों में शामिल होगा। लेकिन हमेशा यही होता है, हम जिससे ज्यादा आशा करते हैं वही हमें निराश करते हैं। 3 दिन बाद नीलू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सुशीला देवी ने अपने पोते के आगमन पर उनके कमरे को बहुत सुंदर सजा दिया था। विशंभनाथ भी बहुत सारे खिलौने लेकर आ गए थे, जिसे राजेश्वर नीलू देखकर हैरान हो रहे थे। अभी तो उनका बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ और इतने सारे उपहार कमरे में पहले ही भर दिए गए। विशंबाई नाथ जी इतने खुश थे कि अपने पोते के लिए अभी से बहुत सारे खिलौने लेकर आ गए थे। लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उन्हें तो खुश होने का उतना ही हक था। आखिर वो भी तो कब से दादा दादी बनने का सपना देख रहे थे, जो आज पूरा हो गया। गली मोहल्ले में हर तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि सभी को उन दोनों के अच्छे व्यवहार के बाद संतान न होने का दुख होता था। कितने अच्छे हैं दोनों, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
पूरे मोहल्ले में हर किसी के दुख सुख में दोनों शामिल होते हैं। दोनों का इतना सौम्य स्वभाव सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। शायद सभी की दुआओं का असर था। आज कितने सालों बाद उनके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंज उठी थी। नीलू और राजेश दोनों ही अपने बेटे नीलांश के साथ बहुत सुंदर समय गुजर रहे थे। नीलांश का चेहरा इतना खूबसूरत और मासूम था, हर कोई उसे देखकर प्यार के बिना नहीं रह पाता था। आसपास के कई बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर चले जाते थे। कई बार सुशीला देवी परेशान हो जाती और अपने पोते को देने से मना कर देती थी। उसकी मोहिनी सूरत देखकर हर कोई उसे देखता रह जाता था। इतना सुंदर प्यारा बच्चा रहा चलते हैं। अनजान व्यक्ति भी नीलांश को मुड़कर देखा और उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरता तो नीलांश अपनी मनमोहक मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। सभी भाई बहनों में के जो बच्चे सामान्य शक्ल सूरत थे, लेकिन नीलू का लड़का सारी बहनों के बच्चों में सबसे सुंदर था। शरद सरस्वती अक्सर उसकी नजर उतार करती और ईश्वर से उसे लंबी उम्र देने की प्रार्थना करती। समय की गति बहुत तेज होती है। जब खुशियां हमारे आसपास होती हैं तो हमें समय का आभास नहीं होता कि कितना समय कितनी जल्दी गुजर गया। नीला और राजेश को भी यह एहसास नहीं हुआ। उनका बेटा अब 4 वर्ष का हो चुका था। नीला अपने बेटे का जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मानती थी। सभी बहन भाइयों को बुलाती। नील और राजेश दोनों की इनकम बहुत अच्छी थी। नीलू को अपने सास और ससुर का बहुत सहयोग मिल रहा था। इस बार कुसुम अपने बच्चों के साथ कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए वापस अपनी ससुराल आई थी। कुसुम सब कुछ देखकर मन ही मन फिर से जलन महसूस कर रही थी। नील और राजेश इतने बड़े घर में कितने सुख और चैन से रह रहे हैं और हम वहाँ सरकारी क्वार्टर में पड़े हुए हैं। कितना छोटा सा घर है और यहाँ देखो कितने बड़े घर में ये दोनों आराम से रहे। मम्मी पापा के साथ रहने से उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। कुसुम का मन पहले की तरह ईर्ष्या और जलन से भर उठा। कम ने बिरजेश से कहा, देखो कितने मजे से घर पर कब्जा कर लिया है। दोनों ने घर हर जगह इन्हीं का सामान फैलाए अपने भाई को भी अपने साथ रख लिया है। वो भी यहीं रहकर पढ़ाई कर रहा है और हम दोनों वहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। तब भी हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है और यहाँ देखो ये दोनों कितने मजे से जीवन गुजार रहे हैं। फिर जिसने कहा, कुसुम हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि उन्हें पूरा करना संभव है। जब यहाँ रहते थे तुम्हें इस परिवार और नीलू से परेशानी थी कि मुझे यहाँ से दूर जाना है, अलग रहना है, अपने परिवार बच्चों को अपने हिसाब से परवरिश करनी है। इतनी सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में यहाँ रहते हुए हो रही थी। अब हम परिवार से इतनी दूर चले गए हैं तो वहाँ जाकर भी तुम्हें सगुन नहीं है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी में और सुख को देखकर क्यों जलन महसूस करती हो? ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुख दिया है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता तुम किस चीज से संतुष्टि तुम्हें मिलने वाली है। ब्रिजेश ने कहा, कुसुम एक बात कहूँ, जब तुम लोगों से चिढ़ना और जलना छोड़ दोगी तो तुम्हें अपना जीवन सुखी लगेगा। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मम्मी ने हमारे बच्चों को कितने वर्षों तक पलपस कर बड़ा किया है, अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। आज हमारे बच्चे अगर सफल हुए हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो ये सब माँ की वजह से हुआ है। अब अगर मम्मी छोटे भाई के साथ रहकर उसके बेटे को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहती है तो तुम्हें इसमें भी परेशानी है। मैंने कभी भी पारिवारिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं की है। तुमने जैसा कहा मैं वैसा मान लिया और उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रजेश बोला, अब हम यहाँ नहीं रहते। हमारे जाने के बाद हमारे कमरे खाली पड़े हैं। अगर उन कमरों को कोई आकर रहने है तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? नीलू का भाई भी कोई गैर नहीं है, वे भी तो हमारा रिश्तेदार है।
और सगा भाई है। वैसे भी मम्मी जी ने तुम्हारा और मेरा कमरा किसी को नहीं दिया है। बच्चों के कमरे में भी एक कमरा उसके भाई को दिया है। तुम्हारा कमरा तो नीलांश के पास है। नीलांश हमारा भी बेटा है, जैसे अनिरुद्ध और अविनाश हमारे बच्चे, वैसी नीलांश भी हमारा बच्चा है। तुम अपने मन में किसी के प्रति बैर भाव मत रखो। तुमने सबसे नफरत करने का ठेका ही ले रखा है। पता नहीं तुम्हें यहाँ आते ही क्या हो जाता है। मेरे जैसे, ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ सुशीला देवी दोनों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी। इतने बड़े शहर में रहकर भी कुसुम का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। भले ही कुसुम नौकरी करने लगी है, लेकिन उसकी सोच आज भी पहले की जैसी है। बच्चों को कॉलेज की छुट्टियां थी। वैसे भी दोनों बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा अनिरुद्ध मटके कर रहा था और अविनाश ने इंजीनियरिंग के लिए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक आने की वजह से उसे बेंगलुरु के कॉलेज में जो एडमिशन मिल गया था, इसलिए वो वहाँ हॉस्टल चला गया था। दोनों पोते सुशीला देवी के पास कुछ दिनों के लिए आए थे, लेकिन कुसुम की छुट्टियां पूरे 1.5 महीने की थी। सुशीला देवी सोच रही थी, ये समय अच्छे से गुजर जाए। कुसुम से इस वक्त बात करना सुशीला देवी को सही नहीं लगा। वो सब कुछ सुनाने के बाद अपने कमरे में आ गई। तभी नीलू अचानक से ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गई। राजेश उसके कंधे को सहारा देकर अंदर लेकर आ रहा था। राजेश ने माँ को पुकारा, माँ जल्दी से आना। सुशीला देवी राजेश की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई तो राजेश ने बताया, माँ आज या ऑफिस में काम करते हुए चक्कर खाकर गिर गई। ऑफिस में मुझे फोन आया तो मैं इसे छुट्टी करवा कर घर वापस ले आया। कुछ देर आराम करेगी तो इसे अच्छा लगेगा। सुशीला देवी ने तुरंत उसके लिए काफी बनाकर उसे भी, जिससे नीलू को थोड़ा आराम मिला और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। सुशील जी बोली, नीलू बहू कुछ देर आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नीलू दोपहर की सोई हुई शाम को जागी। पहले नीलू के बीमार पड़ने पर कुसुम घर को सर पर उठा लेती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल शांत थी, क्योंकि घर का सारा काम तो अभी जो नौकरानी घर की जो बिमला थी वह करती थी। बिमला को इतनी निपुणता के साथ घर का काम करते देखकर कम को बहुत जलन हो रही थी कि नीलू महारानी के लिए इतनी अच्छी घरेलू नौकरानी राखी हुई है। दोनों सास बहू हुई यहाँ मजे से आराम कर रही हैं, क्योंकि विमल भी सुशीला देवी और नीलू को कम नहीं करने देती थी। वो अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेती थी और उसकी बेटी भी छोटे मोटे काम में उसकी मदद करती रहती थी और कुछ काम नीलू का भाई संभाल लेता था। ये सारी बातें अब कुसुम को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुसुम को एहसास हो रहा था कि जैसे सारे घर पर नीलू ने कब्जा कर लिया है। घर में इतनी शांतिपूर्वक सबको साथ रहते देखकर कुसुम पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना, जिसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है उसे शांति कहाँ पसंद आती है। वो तो नोकझोंक के अवसर तलाशने में लगी रहती। कुसुम का भी यही स्वभाव था। वैसे तो सुशीला देवी ने लड़ाई झगड़े के सारे काम खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुसुम को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। ना जाने किस बात का बछड़ंग बनकर खड़ा कर दे, पता नहीं चलता था। उसके कड़वे स्वभाव से सभी परिचित थे। उधर गांव में हरि को उसके ताऊजी ने पूरी छूट दे रखी थी। किसी बात की भी रोक उसके ऊपर नहीं थी। उनका बेटा मनोज तो बिगड़ा हुआ था और साथ ही हरि का साथ मिलकर उन दोनों ने धमा चौकड़ी पूरे गांव में मचा रखी थी। कभी किसी पेड़ के नीचे ताश खेलने बैठ जाते तो दोनों सारा दिन ताश खेलने रह जाते। सारा दिन गांव में आवारागर्दी करना जैसे उन दोनों का काम बन गया था। गांव में कुछ दूरी पर एक सिनेमा हॉल था। जावे दोनों अक्सर सिनेमा देखने जाया करते थे। मनोज की माँ उन दोनों को बहुत समझ रही थी, लेकिन उन दोनों के कानों पर ज्यों तक नहीं रहे रेंगती थी। दोनों अपनी मस्ती में मस्त रहते और उसे सभी की बातों को अनसुना कर देते, लेकिन ये सब में बिगाड़ने में ताऊ जी का भरपूर उनके साथ दे रहे थे।
उनकी पत्नी कई बार कहती है, आप दोनों लड़कों को डांटे क्यों नहीं हो, ये दोनों बिगड़ते जा रहे हैं। तो ताऊ जी यह कहकर ताई जी को चुप करवा देते। यही उम्र तो खेलने खान और घूमने फिरने की है। इसके बाद तो सारी जिंदगी जिम्मेदारियां में इंसान फंस जाता है। थोड़ा मौज मस्ती करने दो, दोनों जवान बच्चे हैं। जवानी में सभी ऐसा करते हैं। बाद में जब सिर पर जिम्मेदारियां पड़ती है तो सब सीधे हो जाते हैं। तुम इन दोनों की इतनी चिंता मत करो। ये दोनों घूमने फिरने और सिनेमा देखने के शौकीन जरूर हैं, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। इतना विश्वास मुझे इन दोनों पर है। समय तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। ऐसे ही दोनों लड़के भी बिगड़ते जा रहे थे। ना पढ़ाई ना लिखी कोई भी चिंता उन्हें नहीं थी और ना ही अपने भविष्य की परवाह थी। बच्चे जब एक बार बिगड़ जाते हैं तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। उनके सवाल जवाब अक्सर माता पिता को परेशान कर देते हैं। श्याम बाबू को अपने भाई के विचारों से बिल्कुल जो वो अभिनगर थे। उन्हें अपने भाई के माँ का कोई पता नहीं था कि उनके भाई उनसे मन ही मन ईर्ष्या रखते। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बड़े भाई के यहाँ भेजकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। किसी ने सही कहा है, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। तो जी के मन में छोटे भाई के लिए कैसे विचार थे, ये छोटा भाई श्याम बिल्कुल नहीं जानता था। श्याम बाबू तो अपने भी बड़े भाई को पिता समान समझते थे और इसलिए उन पर विश्वास किया और अपने बेटे को उनके पास रहने दिया कि शायद बड़ा भाई होने के नाते बड़े भाई उनको समझा बूझकर मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर दे और कुछ काम दमसिका कर उसे अपने जीवन यापन का साधन दे दे। लेकिन इंसान जो सोचता है वही होता तो नहीं, कई बार उनके विपरीत ही होता है। उधर सुशीला देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। आज अनिरुद्ध और अविनाश को वापस जाना था। वे दोनों अपनी तैयारी कर रहे थे और अपना सामान पैक करते हुए दादी से बातें कर रहे थे। किशन भी दोनों भाइयों की मदद कर रहा था। सुशीला देवी तीनों बच्चों को एक दूसरे की मदद करते देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती कृष्ण के साथ हो गई थी। तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अनुरुद्र ने अपना नंबर किशन को दे दिया था और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे फोन करके पूछ सकता है। अनिरुद्ध ने अपने अलमारी में से कुछ किताबें निकालकर किशन को पढ़ने के लिए दे दी थी। सुशीला देवी तीनों बच्चों का इतना मेलजोल देखकर खुश हो रही थी। दोनों बच्चों में अच्छे संस्कार आज भी नहीं मतलब बिगड़े हैं। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। अपने से छोटों की मदद करना सुशीला देवी ने बच्चों को बचपन में सिखाया था और आज कृष्ण की मदद करके अनिरुद्ध ने अपने व्यवहार का परिचय दिया था। कुसुम को भी अपने मायके जाना था तो वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। ब्रजेश उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गया था, लेकिन कुसुम को छोड़कर शाम तक वो वापस घर आ गया था। वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ और रहना चाहता था कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं और अपने मन की बात खुलकर अपने माता पिता से ही करते हैं। ब्रजेश वैसे भी बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन कई बार कुसुम की बातें उसे परेशान कर देती थी। तब वो अपने माता पिता से अपने मन की बात कहकर मन हल्का करता था। उधर रूप के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सभी परेशान चल रहे थे क्योंकि रूपा की ननंद शिवानी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके चलते सारा परिवार परेशान हो रहा था। आकाश अपनी इकलौती बहन के बारे में सच सच कर परेशान हो रहा था। इस और प्रसाद और सरोज देवी दोनों को अपनी बेटी को लेकर बहुत दुखी थे। शिवानी का पति ऋषि बार बार उनसे मदद की गुहार लगा रहा था। वो यह अकेला यहाँ पर शिवानी की देखभाल नहीं कर सकता था और परिवार में आपको पता ही है, शिवानी के सिवा उसका कोई नहीं था। पिछले वर्ष उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके कारण वो जीवन में अकेला रह गया था।
और शिवानी के परिवार ही उसका परिवार था और वह उसके सुख दुख का साथ ही अपने दामाद की बातें सुनकर सरोज देवी और ईश्वर प्रसाद ने एक फैसला लिया कि क्यों ना अपनी बेटी की मदद के लिए वह अपनी बहू को वहां भेज दे। बेटा और बहू मिलकर शिवानी की देखभाल कर सकते हैं और जब शिवानी ठीक हो जाएगी तो वो वापस आ जाएंगे। सरोज जी बोले, आखिर बुरे वक्त में हमने अपने इरदामाद ऋषि का साथ नहीं दिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। शिवानी की ससुराल में उसकी देखभाल के लिए कोई होता तो शायद वो उनके भरोसे अपनी बेटी को छोड़ सकते थे, लेकिन अब तो उनकी बेटी अकेली है और बीमार है। उसकी देखभाल के लिए किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर कैंसर का ही रूप है। इस बीमारी से उभरने के लिए दवाइयां के साथ साथ अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अत्यधिक आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है वहां पर, लेकिन फिर भी शिवानी की देखभाल के लिए उसके पास किसी अपने का होना बहुत जरूरी था। ये बात जब नील और राजेश को पता चली तो उन्होंने सरोज को यही सलाह दी कि सच में इस बुरे वक्त में आपको अपनी बेटी और दामाद का साथ देना चाहिए। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी के बाद इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता, पर हालात बाद से बदतर होते चले जाते हैं। नीलू ने कहा, राजेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिवार में से किसी को एक को उसके पास जरूर जाना चाहिए ताकि मानसिक रूप से स्वस्थ और उसका हौसला बना रहे। ईश्वर प्रसाद ने भी जब अपने दामाद ऋषि से बात की और कहा, बेटा हम इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हैं। तुम किसी तरह रूप और आकाश के आने की व्यवस्था करो। मैं और तुम्हारी मम्मी अगर भी जाते हैं तो हमारे आने का इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें नई जगह पर जानकारी प्राप्त करने में बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन आकाश और रूपा दोनों वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। आकाश के बच्चों को ये कुछ समय हम संभाल लेंगे, यहीं पर रहेंगे। दोनों बच्चे बड़े हैं और हमारे पास रह सकते हैं। जब शिवानी का ऑपरेशन हो जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएगी तो रूप आकाश जो दोनों वापस आ जाएंगे। रूप और आकाश के जाने के बाद उनका दुकान और बिजनेस तुम्हारी मम्मी और मैं मिलकर संभाल लेंगे। शायद हम सबके लिए यही सही रहेगा। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देकर इस दुख से उभर पाएंगे। दामाजी तुम्हारी क्या सलाह है तो तुम भी बताओ। ऋषि ने कहा, पापा जी आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। यहाँ पर शिवानी को संभालने के लिए रूप और आकाश ही सही है। मेरे ऑफिस जाने के बाद शिवानी का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है। बीमारी के कारण काफी चिड़चिड़ापन आ गया है। उसमें इन दोनों के आने से उसे अकेलापन नहीं लगेगा। रूप भाभी शिवानी की देखभाल भी अच्छे से कर लेंगी। आप भारत में अपनी दुकान पर परिवार बच्चों को संभालिए और वहाँ पर ही किसी का होना वहाँ पर भी जरूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल अस्पताल और डॉक्टर बहुत बढ़िया है। यहाँ का इलाज के बेहतर विकल्प है यहाँ पर और हर चीज की सुविधाएं हैं। मैं जल्दी से जल्दी रूप रक्ष के आने की व्यवस्था करता हूँ। उधर कुछ देना अपनी माँ के पास रहकर कुसुम वापस अपने ससुराल आ गई और अपनी माँ की बातों के बारे में सोचने लगी कि उसकी माँ सही कह रही थी। उसकी भाभी ने सच में उसकी माँ को अपनी माँ मान लिया है। अब कुसुम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी भाभी ने खुद तो अपनी सासू माँ को अपने बस में कर लिया और साथ रहकर सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया और इसी घर में रहते हुए अपने बच्चों को भी मन की देखभाल में बड़ा कर लिया। और मुझे मेरी भाभी हर वक्त अलग रहने की सलाह देती रही। मेरी भाभी ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खुश करती रही। कुसुम मन में सोच रही थी, आज अलग होकर मैं क्या पाया, अपने घर परिवार से दूर उसे छोटे से फ्लैट में रह रही हो। खुद नौकरी करते हुए सारे घर का काम अकेले संभाल रही हूँ। यहाँ तो सासू माँ और नीलू दोनों मेरे काम में मदद करती थी। मेरे बच्चों भी सास ससुर की देखरेख में पल रहे थे। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ,
पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। खेत कुसुम को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। वो अभी भी अपनी भाभी को ही दोष दे रही थी। आज अपनी गलती जानकर भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका रुख और कड़वा स्वभाव, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई इच्छाएं इसका मूल कारण थी। कुसुम के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ज्यादा पानी की लालसा में उसने सच में बहुत कुछ खो दिया था और ऑस्ट्रेलिया में उधर शिवानी की तबीयत बहुत थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए भी काफी वक्त था। रूप और आकाश ने मिलकर शिवानी को संभाल लिया और मानसिक रूप से उसे ऑपरेशन के लिए धीरे धीरे तैयार कर रहे थे। शिवानी का मनोबल गिर रहा था। ऑपरेशन से पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी था। दवाइयां से उसके सिर दर्द में थोड़ा आराम पड़ता, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से दर्द से फाटा जाता और बहुत दर्द से तड़पती और फिर बेचैन हो जाती थी। खाली वक्त में आकाश और रूपा ऋषि की ग्रोसरी स्टोर को चल रही थी। दोनों 6 महीने के लिए गए थे। इतने समय तक वो खाली बैठना भी सही नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे स्टोर को दोबारा से रुक करना कर दिया था। अपने पिता के कष्ट और दोबारा से जो दुकान को खुला देकर इसी भी बहुत खुश था, क्योंकि उनके पिता ने बड़े कासन से इस बिजनेस को किया था, क्योंकि यह स्टोर उसके पिता की बड़ी मेहनत से बनाया हुआ था। सरोज देवी भारत में अपनी बहू का शुरू किया हुआ काम संभाल रही थी, लेकिन जिन लड़की को रूप ने ट्रेनिंग देकर अपने यहाँ काम पर रखा था, वो धीरे धीरे लड़कियां अपना काम शुरू कर रही थी। जिस काम करने वालों की कमी होती जा रही थी। रूप खुद भी बहुत सारा सामान बनाती थी और हर बार कुछ नए नए आइटम निकलती रहती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन रूप के न होने पर नया माल नहीं बन पा रहा था, पुराना माल ही बन रहा था। आकाश के बिना उसको भी सप्लाई करने में परेशानी हो रही थी। अपने बेटे के जाने के बाद इस ईश्वर प्रसाद जी को दुकानदारी में काफी घाटा होता नजर आ रहा था। अकेले दुकान संभालने उनकी बस की बात नहीं थी। शुरू में दोनों बाप बेटों ने मिलकर दुकान संभालते हुए आए थे। सुबह के समय आकाश जल्दी दुकान खोलकर काम शुरू कर देता था और शाम को ईश्वर प्रसाद की दुकान संभाल लेते थे। इस तरह दोनों ही काम में आराम मिल रहा था दोनों को, लेकिन अब सारा काम अकेले ईश्वर प्रसाद जी पर आ गया। मन के लिए लेकर आना, दुकान में सेट करना और उसके बाद बचना भी। सर काम खुद अकेले संभालने की वजह से ईश्वर प्रसाद जी काफी कमजोर हो गए। सरोज जी का भी यही हाल था। घर और बच्चों के साथ काम संभालना उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन दोनों अपने बड़ी हिम्मत से काम ले रहे थे। लेकिन काम करने की भी एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद आप कितना भी काम क्यों नहीं कर सकते। सारी रिकवर मानसिक कमजोरी मनुष्य को कमजोर बना देती है। ऊपर से बेटी की चिंता में दोनों घुल जा रहे थे। कई बार इंसान को कम से ज्यादा मानसिक तनाव बीमार बना देता है और यही हाल सरोज और ईश्वर जी का हो रहा था। बहू रानी के आने से सरोज जी को जितना आराम मिला था, आज उसे दुगना काम हुआ। अकेले संभाल रही थी। मंदिर पूजा पाठ सब अस्त व्यस्त हो गया था। वो अपनी मंडली के कीर्तनों में बहुत कम जाया करती थी, क्योंकि समय ही नहीं बचता। बच्चों को स्कूल छोड़ने वापस आने पर खाना देना, उनकी देखभाल करने में बहुत समय लग रहा था। पहले दुकान में सास बहू बड़ी बड़ी से बैठ जाया करती थी। दोनों को यह आराम मिलता था और घर का काम भी मिलजुल कर लिया करती थी। लेकिन अब अकेले सरोज जी को सारा काम करते हुए उनकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समय ही ऐसा था। उनकी बेटी के अच्छे स्वास्थ्य के कामना करते हुए दोनों अपना जीवन जी रहे थे। दिन रात अपनी बेटी के ठीक होने की कामना कर रहे थे। पता नहीं क्यों सरोज जी का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। जब से इस पर प्रसाद जी माल लेने गई थी शहर से बाहर, तभी से सरोज जी को बेचैनी महसूस हो रही थी। बेचैनी के चलते सरोजना अपने बेटे बहू को फोन करके शिवानी का हालचाल पूछा।
रूप ने बताया, दीदी चेकअप के लिए आकाश के साथ गई है और थोड़ा बहुत ही आराम है। जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक चिंता बनी रहेगी, लेकिन आप चिंता ना करें, हम दोनों दीदी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और यह कहकर रूप ने फोन रख दिया। दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे। उन्हें खाना खिलाने के बाद सरोज दुकान की तरफ चल पड़ी थी और कुछ दूर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सरोज जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उनके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। खुद को संभालते हुए भीड़ को हटाकर आगे तक पहुंची। जैसे ही देखा तो ईश्वर प्रसाद जी खून से लथपथ सड़क पर बेहोश पड़े थे। सभी लोग तमाशबीन बनकर उन्हें देख रहे थे। भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से भी घेर रखा था, लेकिन मदद के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। सभी लोग खड़े हुए बस अफसोस प्रकट कर रहे थे। सरोज जी ने जल्दी से ईश्वर जी को अपनी बाहों में भर लिया और सभी से गुहार लगाई कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाएं या कोई मेरे पति को अस्पताल तक पहुंचने में मेरी मदद करे। एक सांस में सारी बातें बोले जा रही थी। तभी किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और तभी पुलिस ने आकर जो सारी भीड़ को हटाया और जल्दी से ईश्वर प्रसाद जी को अपनी जीप में बैठकर अस्पताल पहुंचाया। सरोज जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी अवस्था बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो किसको फोन करें और किसको अपने पास बुलाए। सरोज जी ने खुद को संभाला और अस्पताल के वाटर कूलर से पानी पिया। सरोज जी सो रही थी। डॉक्टर उनके पति को इमरजेंसी में ले गए हैं। जैसे ही समय मिलेगा वो वहां उनसे मिलने जाएगी और वो अभी वहां उनकी टेस्ट हो रही थी। सरोज जी का सिर घूम रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करें, अपने बेटे और बहू को बताएं या नहीं। लेकिन इतनी दूर से उनके लिए भी आना बहुत मुश्किल था। सरोज को अचानक नील का ध्यान आया। उसने नीलू को तुरंत फोन किया। फोन सुनते ही नील और राजेश जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। नीलू ने सरोज जी को गले लगाकर उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि मौसी जी, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मौसा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजेश ने डॉक्टर से बात की और उनका हालचाल पूछा कि अब अंकल जी की तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने कहा, देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। इसका कारण ये है कि इनका खून बहुत ज्यादा बह चुका है और उनके सिर में भी जो बहुत गहरी चोटें आई हैं। अभी सारे टेस्ट किए हैं, सभी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तभी पता चलेगा कि उनकी कंडीशन कैसी है, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर है। अगर हमने इन्हें किसी तरह बच्चा भी लिया तो हमें नहीं लगता कि अपने पैरों पर चल पाएंगे, क्योंकि उनके सिर में बहुत गहरी चोटें आई हैं। सरोज जी यह सब सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी और बार बार ईश्वर से अपने पति के स्वस्थ होने की कामना कर रही थी। सरोज जी सो रही थी। ये कैसी जो आफत मेरे परिवार पर आ गई है। उधर बेटी कैंसर से पीड़ित हो गई है, इधर हमारा काम धंधा काफी मंदा पड़ गया है और अब ऊपर से मेरे पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। राजेश और नीलू सरोज जी के पास बैठे हुए उन्हें हौसला दे रहे थे। तभी राजेश ने कहा, आपने आकाश को बताया? सरोज जी बोली, नहीं, अभी नहीं बताया। वो भी तो बेचारे परेशानी में ही वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बेटी को कैंसर हो गया है, जिसकी देखभाल के लिए रूप और आकाश ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है और वहाँ पर भी मेरा दामाद अकेले ही रहता है। 2 साल पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उसके बाद से मेरी बेटी और दामाद अकेले ही रहते हैं। इसलिए अपनी बेटी की देखभाल के लिए मैं रूपा आकाश को उनके पास भेज दिया था। ये कहकर सरोज जी नीलू के गले लगकर रोने लगी और बोली, पता नहीं किसकी नजर हमारी परिवार को लग गई है। हंसता खेलता परिवार दिन प्रतिदिन मुसीबत में फंसता जा रहा है। सरोज जी को रोता वे कह रही थी,
पता नहीं कौन से बुरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। अचानक हमारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा तो हंसता खेलता परिवार ही बिखर गया है। अगर तुम्हारे अंकल जी को कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ संभालूंगी नीलू? बोली आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जी भी ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे और आपकी बेटी भी स्वस्थ हो जाएगी। बस आप हौसला रखिए, ऐसी हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। राजेश ने कहा, आंटी जी मेरी सलाह यही है कि आप आकाश को आज की घटना के बारे में बता दीजिए, लेकिन उसे ये समझा दीजिएगा कि वो शिवानी को अभी कुछ नहीं बताए, क्योंकि अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर शिवानी पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ दिन बाद जब अंकल जी स्वस्थ हो जाएंगे तो आप भले ही उसे सारी बात बता दीजिए। तब तक आपकी बेटी शिवानी का ऑपरेशन भी हो चुका होगा और वो भी परेशानी से बाहर आ चुकी होगी। सरोज ने अपने बेटे को फोन लगाया और पूछा, बेटा तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? आकाश ने बताया कि वो शिवानी के साथ हॉस्पिटल आया है और उसको चेकअप के लिए लेकर गए हैं। शिवानी का इलाज चल रहा है और मैं बाहर बैठा हूँ, उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। सरोज जी ने कहा, बेटा बाहर की तरफ आकर मुझसे बात करो और मेरी बात ध्यान से सुना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस समय हमें धैर्य के साथ काम लेना होगा, तभी हम मुसीबत से बाहर निकाल पाएंगे। आकाश ने कहा, माँ मैं कुछ समझ नहीं, आप क्या किस बारे में बात कर रही हो? सरोज जी बोले, शिवानी को बिल्कुल भी कुछ मत बताना बेटा, मैं तुमसे जो खाने जा रही हूँ बस अपने तक रखना। आकाश ने को जो घबराहट होने लगी वो पूछने लगा, मन क्या हुआ है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम सही सही सब बताओ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? अपने बेटे की आवाज सुनकर जो सुशील जी की रुलाई फूट पड़ी। तभी नीलू ने फोन लिया और आकाश को उनके पिता के एक्सीडेंट के बारे में बताया, लेकिन अंकल जी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें काफी चोट आई है आकाश, और खून बहुत बह चुका है, सर में काफी चोट आई है, कई जगह फ्रैक्चर हो गया है। आकाश तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है, तुम्हारे राजेश जीजू और मैं यही हूँ और मम्मी का और बच्चों का भी ध्यान हम रख रहे हैं। मैं किशन को बोल दिया है, वो दोनों बच्चों को नानी के पास छोड़ आएगा। इस वक्त शिवानी को कुछ मत बताना, क्योंकि यह सुनकर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो इस हादसे को सहन नहीं कर पाएगी। आकाश तुम चिंता नहीं करो, मैं राजेश अंकल जी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर तुम आ सकते हो तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। वैसे आंटी जी के पास कुछ दिन में रुक जाऊंगी और दोनों बच्चों को नानी के पास छोड़ दूंगी। मम्मी पापा बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और राजेश अंकल के पास अस्पताल में उनका ध्यान रख लेंगे। अचानक ये खबर सुनकर आकाश सुन रह गया। अचानक से ही आखिर क्या होगा गया? इतना भयंकर एक्सीडेंट पापा का कैसे हो गया? आकाश के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वो सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करे, कहाँ जाए। इधर बहन का इलाज चल रहा है, वो बेचारी तो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, और उधर पापा भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार अपने हाथों से आंसू को पूछता, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वक्त अपना दुख कैसे छिपाएं, किसको बताएं? आकाश का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने तुरंत रूप को फोन लगाया। रूप भी यह सुनकर हैरान रह गई। अचानक उनकी जिंदगी में इतनी मुसीबत कहां से आ गई? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत मुंह बाएं खड़ी रहती है। आकाश सो रहा था। उसने आज तक कभी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा था। पहली बार उसने अपने पिता को जिंदगी में अकेला छोड़ा है। आज इतनी बड़ी मुसीबत में भी उनके साथ नहीं दे पा रहा, उनसे इतनी दूर बैठा है। अपनी बहन का साथ दे या अपने पिता के पास जाए, इसी उधेड़बुन में उसका दिमाग उलझा हुआ था। तभी शिवानी ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है?
आकाश मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हो। तो आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका चेहरा जो उतरा हुआ था। आकाश ने खुद को संभाला और कहा, अरे बहन कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही तुझे लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। बस तेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, फिर मैं भी अपने घर वापस जाऊंगा। मुझे भी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं हुआ मम्मी पापा बच्चों के साथ कैसे कैसे काम संभाल रहे होंगे। तुम्हें तो पता है ना सिवनी, मैंने कभी भी मम्मी पापा को आज तक अकेले नहीं छोड़ा। पहली बार उन्हें अकेले छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। शिवानी बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, सुनो तुम सब मेरे पास आ जाओ। हम सब साथ मिलकर यही रहेंगे और बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी। अब तो तुमने हमारा स्टोर भी संभाल लिया है, अगर मम्मी पापा भी मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। आकाश का मन भरा हुआ था, गला रन गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो मन में सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को कैसे बताऊं कि पापा का कितना गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें जिंदगी और मौत से वे लड़ रहे हैं, जैसे बदनसीब बेटा उनसे कितनी दूर बैठा हुआ है। शिवानी ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। मुझे लेकर इतने परेशान मत हो भैया, तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं अपना हौसला गिरने नहीं दूंगी। अंत तक जीवन को पाने के लिए संघर्ष करूंगी। आखिर तुम्हें अभी सारा ऑस्ट्रेलिया लेकर भी तो घूमना है। तुम्हें सारा ऑस्ट्रेलिया घुमाऊंगी, तब आप भी कहोगे कि मेरी बहन विदेश में कितने अच्छे से रहती है। ऋषि जब शाम को घर वापस आया तो आकाश ने कहा, जीजू थोड़ा सा सामान लेकर आना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ऋषि ने कहा, अभी थोड़ी देर में चलता हूँ, और वे दोनों रूप को बढ़ाकर बाहर चले गए। कुछ दूर जाने पर आकाश ने ऋषि से कहा, जीजू यहाँ गाड़ी रोक दीजिए, मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे कॉफी शॉप पर चलते हैं। वहीं पर कॉफी पीते हुए हम लोग बात करेंगे। दोनों कॉफी शॉप के अंदर गए और अब कॉफी का ऑर्डर दे दिया। बैठकर बातें करने लगे। तब आकाश ने अपनी जीजू को सारी बात बताई कि कल शाम माँ का फोन आया था। उन्होंने बताया कि पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। ये कहकर मैरून लगी और वो फोन पर बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी नीलू दीदी ने फोन लिया और मुझे सारी बात बताई और कहा, हम दोनों यही तुम्हारे पापा के पास हैं, लेकिन अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, मम्मी को थोड़ा हौसला मिल जाएगा। ऋषि ने तुरंत पूछा, तुमने शिवानी को तो नहीं बताया ना? आकाश ने कहा, नहीं जी जो। तो ऋषि ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा कहा किया है कि शिवानी को कुछ नहीं बताया। आकाश बोल, जीजू मैं और रूप ने बहुत मुश्किल से शिवानी को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया है, और यह खबर सुनकर उसे पर मानसिक रूप से ज्यादा दबाव पड़ता है और वो बहुत दुखी हो जाती और भारत वापस जाने की जिद करने लगती। बहुत मुश्किल से हमने उसे इस सकारात्मक सोच से जो परिपूर्ण किया है कि यह खबर सुनते वह नकारात्मक बातें सोचने लगती और इस वक्त उसकी सेहत के लिए जो घातक साबित होते हैं। ऋषि बोला, आकाश तुम इंडिया जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे जाने का तुरंत इंतजाम करता हूँ। और हाँ, शिवानी को ये कहकर जाना कि तुम कुछ दिनों के लिए जा रहे हो। बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, अगर उसे जरा भी शक हो गया तो मुझे उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आकाश कहने लगा, अरे जीजू आप अकेले नहीं हो, मैं रूपा को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। आकाश बोल, पापा जी की तबीयत जैसे ही थोड़ी सी ठीक होगी मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। अभी तो वैसे भी शिवानी के ऑपरेशन में पूरे 2 हफ्ते का समय है, तब तक मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप किसी तरह मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए, इस वक्त मम्मी को मेरी बहुत जरूरत है। पता नहीं इस हादसे के बाद उन्हें खुद को कैसे संभाला होगा। ऋषि ने कहा, मैं समझ सकता हूँ,
तुम्हारे मन की स्थिति इस समय क्या होगी, उन्हें पिता की, आपकी अपने पिता की इतनी बुरी स्थिति में अकेले छोड़ना किसी के लिए भी बहुत दुखदाई होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पिता को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारे वापस जाने का भी इंतजाम करता हूँ। राकेश ने कहा, ठीक है जीजा जी, आपने मेरी बात को समझा और मेरा साथ दिया। ऋषि बोला, कोई बात नहीं, हम सब एक ही परिवार है और एक दूसरे के काम आना ही हमारी नैतिकता है। आखिर इस वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुमने इतने दिनों में मेरा साथ दिया है तो मैं इसी बात के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। ऋषि भोले, मेरे लिए तुम सभी मेरा परिवार हो। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगा जैसे छोटा भाई मिल गया है। आकाश और ऋषि दोनों कॉफी शॉप में कॉफी पीने के बाद घर वापस आ गए। 2 दिन बाद ऋषि ने आकाश के जाने की व्यवस्था कर दी। आकाश अपनी बहन शिवानी को मिलने के बाद फिर रूप को सारी बात समझकर वापस इंडिया आ गया। घर आते ही उसने सबसे पहले हॉस्पिटल गया और अपने पिता का हाल देखकर उसकी आंखें भर आई। सच में बहुत चोट आई थी। सर में चोट आने की वजह से क्लॉट बन गए थे। सर में खून जम गया था। कई जगह से हड्डियां टूट गई थी। अपने पिता को बिस्तर पर बेसिट पड़े देखकर आकाश की आंखों में आंसू नहीं रख रहे थे। उसने अपने पिता को कभी बीमार होते हुए नहीं देखा था। अपने पिता को इस तरह लच हालत में देखकर आकाश का कलेजा मुंह को आ गया। वो कभी माँ के गले लगकर रोता तो कभी नीलू और राजेश के बस एक ही बात पूछ रहा था, ये सब कैसे हो गया? मैं तो सब कुछ अच्छा भला छोड़कर गया था। अचानक हमारे परिवार पर इतनी विपदा कैसे आ पड़ी? सरोज जी रोते हुए बोली, पता नहीं बेटा, किसी की बुरी नजर हमारे परिवार को लग गई है। हमारा परिवार ही बिखर गया है। उधर मेरी बेटी कैंसर से पीड़ित है, इधर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। हमारे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। नीला ने सरोज जी और आकाश को समझाते हुए कहा, आकाश थोड़ा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। और तुम आ गए हो ना, तो तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर खुश होंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। सरोज जी ने उदास सोते हुए कहा, बेटा पहले वो होश में तो आ जाए। 3 दिन से बेहोश पड़े हैं। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है, मन भी बड़ा उदास है और बेचैन है। तभी राजेश चाय लेकर आया और आकाश को पीने के लिए दी। आकाश ने कहा, जीजू मन नहीं कर रहा है। राजेश ने समझते हुए कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ, तुम्हारा खाना पीना छोड़ने से क्या पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे? और खाना पीना छोड़कर तुम खुद को कैसे स्वस्थ रखोगे? और जब तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो पापा की सही देखभाल कैसे कर पाओगे? राजेश ने सरोज जी और आकाश दोनों को चाय और खाने का सामान दिया और आकाश को समझाते हुए कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये बुरा वक्त भी जल्दी से गुजर जाएगा और अपना ध्यान रखो और हौसला रखो। राजेश ने कहा, मैं अंकल जी के पास यही रुकता हूँ। तब तक आप दोनों घर जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, क्योंकि तुम सफर से आए हो, थक गए हो और दोनों बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। इसलिए दोनों बच्चों से भी मिलने ना, दोनों अभी इतने बड़े नहीं है कि खुद को समझ सके। आप दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद आके आकाश और सरोज जी पहले घर गए, फिर नहाने के बाद बच्चों से मिलने नीलू के घर चले गए। अपने पापा को अचानक देखकर दोनों बच्चे अपने पापा से लिपट गए और रोने लगे और पूछने वालों की, दादाजी अब कैसे हैं? घर कब आएंगे? और मम्मी भी पापा आपके साथ आई है क्या? आकाश दोनों बच्चों को रोता देखकर भावुक हो गया और गले से लगा लिया और बोला, अब ठीक है और जल्दी ही ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। सरस्वती ने कहा, दामाद जी आप दोनों बैठिए, और वो रसोई की तरफ चाय बनाने लगी। तभी श्याम बाबू अंदर आए और सरस्वती ने बताया कि रूप की सासू माँ और आकाश आए हैं। दोनों से मिलने बैठक की ओर चल दिए।
आकाश ने उन्हें देखकर उनके चरण छुए और श्याम बाबू ने अपनी समाधान को नमस्कार करते हुए सोफे पर बैठकर समाधान जी से कहा कि समधन जी आप चिंता मत कीजिए, भाई साहब जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। ईश्वर प्रसाद जी को 15 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में पड़े, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उनका बेटा आकाश लगता और उनके पास बैठा उनकी सेवा कर रहा था। कभी पापा के हाथों को दबाता, कभी पैर दबाता और ईश्वर से अपने पापा को ठीक करने की प्रार्थना करता। ईश्वर प्रसाद जी की हालत में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा था। सरोज जी की हालत सोच सोच कर खराब हो रही थी। उधर रूप भी अपने परिवार को अकेला छोड़कर काफी दुखी हो रही थी। उसके दोनों बच्चों की देखरेख नानी के यहाँ हो रही थी, लेकिन दोनों की पढ़ाई पर इस बात का बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे कई बार स्कूल जाते तो कई बार छुट्टी कर लेते थे। रूप का बड़ा बेटा शुभम अपनी माँ को बहुत याद करता था। वो तो फोन पर ही रोने लग जाता, प्लीज जल्दी आ जाओ माँ, आपके बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से दादी और पापा तो सारा दिन दादाजी के पास बैठे रहते हैं। छोटा बेटा शाही अपने बड़े भाई से ज्यादा समझदार था। उसने अपने बड़े भाई के आंसू पोंछे और कहा भैया जब दादाजी ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हम सब फिर से साथ रहेंगे। ये सुनकर रूप की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, ईश्वर पता नहीं हमारे परिवार को क्या हो गया है। दूसरे परिवार इधर उधर हो गया है और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों से दूर बैठी हूँ। इधर मेरे ससुर हॉस्पिटल में एडमिट है, पति और सासू माँ अकेले हैं, पता नहीं कैसे उनकी देखभाल कर रहे होंगे। रूप को लग रहा था कि मैं इस वक्त चारों तरफ से परेशानियों से गिर गई हूँ। रूप ने फिर खुद को संभालते हुए अपने बच्चों को समझाया। रूप बोली, देखो बेटा तुम्हारा छोटा भाई कितना समझदार है, तुम दोनों भाई मिलकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और दादाजी के जल्दी ठीक होकर वे घर आ जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो और अपना ध्यान रखो। देखो तुम्हारे पास नानी नाना जी तो हैं, उनके साथ रहो। रूप ने आकाश को फोन करके बताया कि दीदी के ऑपरेशन की तारीख मिल गई है, 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन है। मैं और जीजा जी उनके साथ लेकर चले जाएंगे। आप पापा जी का ध्यान रखो और जैसी तबीयत में सुधार हो तो मुझे भी बताना। रूप बोली, आकाश इस वक्त मन को मेरी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। मैं दीदी का ऑपरेशन होते ही वापस आ जाऊंगी। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। आकाश बोल, नहीं रूप तुम दीदी के पास ही रहो, अगर तुम्हें भी वापस आ गई तो शायद दीदी को शक हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद दीदी जरूर मम्मी पापा से बात करने की जिद करेगी। अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा दोगी, नहीं तो उसे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी और उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। हमें तो ऑपरेशन के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखना है। आकाश सो रहा था। उसने रूप को शादी के बाद से कभी अलग अलग नहीं रहे थे। आकाश रूप को उसके पीर भी नहीं जाने देता था, साथ जाता और साथ मिलकर वापस ले आता था। रूपा तुम्हारे बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगता, लेकिन तकदीर का खेल देखो, आज रूप और आके आकाश दोनों कितनी दूर बैठे हैं जो कभी अलग नहीं हुए। हालात ने दोनों को अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया। इधर नीलू के घर में भी बवाल मच गया। बातों ही बातों में कुसुम नीलू को फिर से ताने मारने लगी थी। नीलू को अपने पीहर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अपनी दोनों बहनों को संभालने में सारा ध्यान लगा रही है और अपने भाइयों को भी अब यही लाकर पढ़ रही है। बताओ, एक ही शहर में अपने भाइयों को अपने पीहर से ससुराल में पढ़ने के लिए कौन लेकर आता है। कुसुम बोली, अब तो 15 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, पता नहीं ससुराल में कब इसका मुंह पड़ेगा। शादी के इतने साल बाद भी अपने पीर वालों की सेवा में लगी रहती है।
अरे कम से कम अपने इकलौते बेटे की देखभाल तो कर ले। ईश्वर ने मुश्किल से तो उसे दिया है, नीलू को उसकी कदर ही नहीं है। कुसुम को इतना गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि नीलू सुबह ऑफिस चली जाती और शाम को हॉस्पिटल चली जाती, क्योंकि नीलू सारा दिन अस्पताल और ऑफिस में ही बिजी रहने लगी। छोटा नीलांश दादी ने संभाल लिया था तो कुसुम का सारा काम जो ममता पूर्वक होने से मन ही मन चिढ़ हो रही थी कि सारा काम कैसे आसानी से हो जाता है, फिर भी उसकी कोई परेशानी नहीं होती। नीलू अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ रही है और इसलिए उसकी जुबान से इतनी कड़वी बातें निकल रही थी। सुशीला देवी बहुत समझदार थी। उन्होंने एलो को समझाया कि अभी 15 दिन बाद कुसुम वापस मुंबई चली जाएगी और घर में फिर शांत वातावरण हो जाएगा। बहू कुछ दिनों की बात है। नीलू बहू तुम शांत रहो, सुशील जी बोली। बहू तुम अपनी बहन का साथ दो, इस वक्त तुम्हारी बहन के परिवार को तुम्हारी बड़ी मुसीबत आई हुई है। तुम्हारी बहन के परिवार पर और तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, बहू रूप पैसे की भी जरूरत हो तो पीछे मत हटाना, इस वक्त उनके साथ देना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर प्रसाद जी की बीमारी पर पैसा पाने की तरह लग रहा है और आकाश इस वक्त किसी बात की परवाह नहीं कर रहा है। आकाश पैसे सच में पानी की तरह बाहर आता इस उम्मीद से कि उसके पापा एक बार ठीक होकर घर वापस आ जाए। पैसा तो दोबारा काम लगा, लेकिन अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो उन्हें कहां से लेकर आएगा। इसलिए नीलू बहू अगर जरूरत पड़े तो पैसे देने में पीछे मत हटाना, इंसानी इंसान के काम आता है। बुरा वक्त तो बताकर नहीं आता, किसी पर भी कभी भी आ सकता है। ऐसा री बातें को सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी, मेरे परिवार के लिए तो कभी सासू माँ ने ऐसी बातें नहीं कही, और देखो नीलू के परिवार के लिए कैसे बढ़ चढ़कर पैसे तो देने को तैयार हो गई है। कुसुम ने अपने मन में सोच लिया कि मैं अपना घर मुंबई में ही बनाऊंगी और इस घर से अपना हिस्सा लेकर अलग अपना घर बनाएगी, जहां सिर्फ वो और उसका परिवार रहेगा। कम सोच ही रही थी, आखिर इतने बड़े घर का भी इन्हें क्या करना है। पता चले आने वाले समय में सारा घर सासू माँ ने नीलू और राजेश के नाम कर दिया और नीलू को तो अपने पीहर के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। पता चले दोनों भाई हरी और किशन अपने परिवार के साथ ही इसी घर में बस जाए। कुसुम सोच रही थी, खुद का वास्ता, इस बीच अगर मेरी सासू माँ परलोक सिधार गई तो मेरा क्या होगा। मैं वहाँ मुंबई में सरकारी क्वार्टर में जिंदगी गुजर रही जाऊंगी और यहाँ ये सारे घर पर नीलू मैडम का कब्जा हो जाएगा। यहाँ आकर तो आम में रह नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे पति की नौकरी मुंबई में है और दोनों बच्चे भी बड़े शहर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों वही नौकरी करेंगे। काम से कम अपने बच्चों के लिए घर तो मुझे बनाना ही चाहिए, और अगर मैं घर मुंबई में बने तभी तो हमें फायदा होगा। अपने घर में रहने को जो मिलेगा पता नहीं कल सास ससुर के बाद नील और राजेश के मन में क्या विचार आ जाए। अभी नीलू ने अपने दोनों भाइयों को ही यहाँ रख लिया था, इसलिए मुझे अब अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना चाहिए। कम से कम मेरे सिर पर छत तो हो जाएगी और मेरे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। सुशीला देवी कुसुम के मनोभावों को अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन इस वक्त इस बात को उन्होंने यही दबा देना सही समझा, क्योंकि नीलू अपनी बहन को लेकर काफी परेशान चल रही थी। सुशीला देवी को तो जो कुसुम की आदत से जानती थी कि यह तो ऐसी ही है सुशीला देवी, और उसके पति का भी रूप के ससुर के साथ अच्छे संबंध थे। रूप के विवाह के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए भी संभावनाथ जी भी अपने दोस्त की गंभीर हालत को देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन सब अब तो बस दुआ ही काम कर सकती थी। बाकी डॉक्टर कुछ सही से बात नहीं रहे थे, कभी कहता हालात में सुधार है और कभी कहता हालात बहुत गंभीर हो रही है। एक अजीब सी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पैसा बहुत खर्च हो रहा था। आकाश ने अपनी जमा पूंजी सब अपने पिता पर खर्च कर रहा था।
सरोज जी मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जप पंडित जी से ये कहकर शुरू करवा दिया कि सभी ईश्वर प्रसाद जी के ठीक होने की मंगल कामना कर रही थे। पूरा 1 महीना उन्हें अस्पताल में पड़े हुए हो गया। बड़ी मुश्किल से आज उन्होंने थोड़ा सा होश आया। उन्होंने इशारों में अपने बेटे आकाश को अपने नजदीक आने को कहा और उसके कान में धीरे से कुछ बोलने लगे। इस प्रसाद जी ने कहा, बेटा मुझे नहीं लगता मैं बेचूंगा, तुम मुझ पर और पैसा मत लगाओ, लेकिन तुम मुझे एक बार ये बात कर दो कि तुम्हारी बड़ी बहन के साथ कभी अपनी बड़ी बहन का साथ तुम कभी नहीं छोड़ोगे, इसका साथ हमेशा निभाओगे और पिता की तरफ उसका ध्यान रखोगे। मैं भी ईश्वर के पास जाकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर उसे कैंसर जैसी घातक बीमारी से ठीक कर दे और वो स्वस्थ होकर अपना जीवन जिए। सरोज जी उनके पैर दबाने लगी थी और जैसे ईश्वर जी ने अपना हाथ अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया, वो उनके करीब आ गई। ईश्वर ने एक हाथ में अपने बेटे का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ में पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, सरोज मुझे माफ कर देना, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। सरोज जी रोते हुए बोली, आप ऐसे मत बोलो, आप जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आओगे। अभी तो हमें अपनी बेटी के पास मिलने भी जाना है, उनका भी तो सहारा बनना है। आप मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर दुनिया से नहीं जा सकते। इस पर प्रसाद ने धीरे से बोले, जिसका जितना साथ होता है उसे उतना ही मिलता है। मैं जानता हूँ मेरा जाने का समय आ गया है और पता नहीं किसके के भाग्य से मुझे अंत समय में तुम लोगों से बात करने की सुध बढ़ मिल गई है, नहीं तो शायद मैं बेहोशी में कब के प्राण त्याग देता हूँ। सरोज तुम्हें पता है ना कि मुझे अपनी बेटी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम मेरी बेटी के पास चली जाना ताकि उसे पिता की कमी महसूस ना हो। ये सुनकर आकाश और उसकी माँ दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसू बहे जा रहे थे। ये देखकर नील और राजेश की आंखें भी भर आई। तभी श्याम बाबू दोनों नातिया को लेकर उनके दादा से मिलने आए। ईश्वर जी ने अपने पोतों को देखकर आशीर्वाद देने लगे। तभी डॉक्टर साहब अंदर आया और उन्हें बोलता हुआ देखकर बोले, बहुत बढ़िया, ईश्वर प्रसाद जी की तबीयत में अचानक सुधार हो रहा है। आप सब जल्दी बाहर जाइए, मुझे चेकअप करने दीजिए। कुछ देर बाद चेकअप करने के बाद बाहर आ गए। आकाश और सरोज अपने पोतों के साथ अंदर चले गए तो राजेश बाबू ने पूछा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अब ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने राजेश को अपने साथ आने के लिए कहा और अपने केबिन में बैठने के बाद बोले, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे नहीं पता अचानक उन्हें कैसे होश आ गया, वो कैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जी की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। बाकी ईश्वर की कृपा से वो स्वस्थ हो जाए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर शिवानी के सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसे लगातार उल्टियां लग रही थी। अचानक से उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। रूप और ऋषि तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, उसे एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि काफी घातक दौरा पड़ा है, जिसके कारण उसका शरीर बातचीत करने में असमर्थ हो गया है। उसकी याददाश्त पर भी गहरा असर पड़ा, इसी कारण स्पष्ट बोल नहीं पा रही थी। दौड़ा पड़ने के कारण शिवानी का शरीर अकड़ गया था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन से पहले कई बार मरीजों को ऐसे दौड़े पड़ जाते हैं। मैं मेडिसिन दे दी है, हम टीचर दिन इन्हें एडमिट रखेंगे, क्योंकि दौरा पड़ने के तुरंत बाद ऑपरेशन करना भी उसके लिए घातक साबित हो सकता है। इस स्थिति में ऑपरेशन करने पर मरीज के दिमाग पर ज्यादा असर पड़ेगा और हो सकता है वो पैरालाइज हो जाए या उनकी याददाश्त चली जाए, इसलिए हमें बहुत सोचकर जो ऑपरेशन करना होगा। कुसुम बिरजेश आज मुंबई वापस जा रहे थे। उनके जाने के बाद नील और सुशीला देवी ने राहत की सांस ली। सुशीला देवी ने नीलू से कहा, शायद ईश्वर ने इसलिए ही कम को हमसे दूर मुंबई भेज दिया है ताकि हम अपना जीवन सुखी से जी सके।
अगर कुसुम यहाँ रहती तो हर पल क्लेश करती रहती है। नीलू ने कहा, मम्मी जी, भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। अब हम किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन हम खुद शांत रह सकते हैं। सुशील जी बोली, पता नहीं नीलू, कई बार सोचती हूँ कि कुसुम बहू के पास सब कुछ है, अच्छा पति, 2 समझदार बच्चे, सरकारी नौकरी, घर परिवार, सब अच्छा चल रहा है। पता नहीं किस बात की कमी रह जाती है जो अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरे को दुख देने में लग जाती है। पता नहीं कुसुम का स्वभाव कब बदलेगा। मुझे तो नीलू अपने दोनों पोतों की चिंता रहती है। जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तो उन दोनों की पत्नी घर में ही तो रहेगी। अगर यह उनके साथ भी ऐसे झगड़ा लड़ाई करेगी और उनकी इतनी कड़वी बातें करेगी तो दोनों बहुएं घर में नहीं टिकेंगी। आजकल की लड़कियां पुरानी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, जो चुपचाप पहले लड़कियां सहन कर लेती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। आजकल की लड़कियां तो बहुत समझदार हैं, सही और गलत और अच्छे बुरे का फैसला बहुत अच्छे से जल्दी कर लेती हैं और इतने तनाव और क्लेश में रहना भी पसंद नहीं करती। 1 मिनट में अपना सामान लेकर अलग हो जाता है। नील बोलिया, रे मम्मी जी, तब तो कुसुम भाभी बिल्कुल सही हो जाएगी और देखना अपनी दोनों बहू को बड़े लाड प्यार से रखेगा। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तू भी चली जाना और देख लेना कैसे अपनी बहू को कड़वे वचन बोलती है। कुसुम की जुबान बहुत कड़वी है। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसकी कड़वी जुबान चुप नहीं रहती। खैर, अपनी बहू को कुसुम को खुद ही संभालेगी। मुझे सच में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी कुसुम को भी 1.25 शेर मिल जाएगा। ये कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी। तभी राजेश अंदर आया और बोला और अपनी माँ को बताया कि नीलू को कई दिनों से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं एहतियात के लिए नीलू का टेस्ट करवाएं, और आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। सुशीला देवी बोली, सब कुछ ठीक है ना? राजेश ने कहा, अरे माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, बस आप दोबारा दादी बनने वाली है। सुशीला देवी बोली, क्या सच में? हाँ। राजेश बोल, सच में आप दोबारा दादी बनने जा रही हैं। नीलू को इसीलिए चक्कर आ रहे हैं और वो वहाँ 2 महीने से गर्भवती है। शायद उसे खुद भी इस बात का पता नहीं है। शायद काम और अस्पताल के चक्कर में काफी व्यस्त हो गई है, इसलिए उसे खुद भी पता नहीं चला। सुशीला देवी राजेश को, राजेश, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईश्वर की कृपा से नीलू फिर से माँ बनने वाली है। राजेश बोला, अरे माँ बनने वाली नहीं है, बन चुकी है। 2 महीने गुजर चुके हैं। राजेश ने माँ के पर कर फटाफट नीलू के कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर राजेश ने नीलू को बताया कि वह इसलिए खुश है कि हम दोनों फिर से माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। नीलू ने हैरान होते हुए कहा, सच में? तो राजेश बोला, जी मैडम, हम तो काम और अस्पताल के चक्कर में यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। आज तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आया तो सीधे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया घबराने वाली कोई बात नहीं है। नीलू 2 महीने से गर्भवती है, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। नीला ने राजेश की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें फिर मेरी वैसी ही देखभाल करनी पड़ेगी। राजेश बोला, मैडम, ये बंदा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है, आप बस हुक्म कीजिए, आपकी तुरंत सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। नील उन्हें राजेश के कंधे पर हाथ रखकर अपने पैरों की एड़ियों को उठाया और राजेश की आंखों में देखते हुए बोली, बड़ी खूबसूरती के साथ उसने कहा, अच्छा जी, तो हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। राजेश ने बोला, ठीक है, तो आप आदेश दीजिए। बंदा हाजिर है, अभी तो आप थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वह हो जाएगा। राजेश बोल, नीलू, अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं तो इस वजह से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत प्यारी सी बिटिया रानी चाहिए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा।
और हमारे परिवार में तीनों भाइयों को एक बहन मिल जाएगी। तभी नीलांश कमरे में दौड़ता हुआ अंदर आ गया और बोला, अरे पापा, अपने मम्मी को क्या कह रहे हो? ये सुनकर राजेश और नीलू उसे बोल, अरे हम नीलेश बेटा, अब बहुत जल्दी आपकी बहन आने वाली है। उधर रूप की सासू माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। दिन रात अस्पताल के चक्कर काट काट कर वो थक चुकी थी और काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, क्योंकि समय पर खाना पीना भी नहीं हो रहा था। दिन रात अपने पति की चिंता में घुली जा रही थी। आकाश जब से विदेश से आया था, अपने पापा के पास ही बैठा रहता था। वहीं अपने पापा की सेवा में लगा रहता और अपने पापा को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। डॉक्टर उसकी सेवा देखकर बड़े हैरान हो रहे थे कि अपने पापा की कितनी देखभाल और सेवा कर रहा है। आजकल के बच्चे तो सेवा से दूर भागते हैं, लेकिन ये लड़का हेल्प हर पल अपने पापा के पास खड़ा रहता है। शायद उनके दोबारा होश में आने की आस्था लगे रखता है। देखता रहता है, कभी हाथ दबाता कभी पैर दबाता, अपने पिता की जिस तरह से सेव कर सकता था कर रहा था। दिन रात खड़े होने की वजह से आकाश के पैरों में सूजन आ गई थी। डॉक्टर ने भी उसे पहले शुरू में बहुत मन किया कि मैं ज्यादा देर पापा के पास ना बैठे, लेकिन उसकी सेवा भाव देखकर डॉक्टर ने उसे इजाजत दे दी थी कि वो अपने पापा के पास कुर्सी लेकर बैठ सकता है, क्योंकि आईसीयू रूम में किसी को भी जाने की जरूरत नहीं होती है। आधी रात को ही कर प्रसाद जी की हालत काफी बिगड़ गई। इमरजेंसी वायर से आकाश तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिया और ग्लूकोज चढ़ना शुरू कर दिया। रात भर आकाश अपने पिता के पास खड़ा रहा। सुबह होते ही उसने मम्मी और नीलू राजेश को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने आकाश को जवाब दे दिया कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को बुला लीजिए। सुबह 9 से 4:30 बज गए, लेकिन जैसे किसी चीज में ईश्वर जी के प्राण अटके हुए थे। शरीर में कुछ भी बाकी नहीं था। आखिरकार सारे अंग खराब हो चुके थे, लेकिन फिर भी पिता जो उनके प्राण ने कहीं ना कहीं अटके हुए थे। वार्ड में जब भी बीपी चेक करने के लिए एक अधेड़ उम्र की नर्स अंदर आई तो उनकी हालत देखकर बेटे के सेवा भाव देखते हुए का, बेटा आप कहीं से गंगाजल का इंतजाम कीजिए, इनको थोड़ा सा पिला दीजिए। राजेश ने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि तुलसी के पत्ते और गंगाजल लेकर जल्दी अस्पताल पहुँचे। कुछ देर बाद भी संभावनाथ जी गंगाजल और तुलसी के पत्ते लेकर अस्पताल पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने आकाश को दोनों चीज कटोरी में डालकर दी, आकाश ने 2-3 चम्मच अपने पिता के मुंह में डाल रहे थे। मुंह में गंगाजल और तुलसी के पात्र जाते उनके प्राण फकीर उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस ईश्वर प्रसाद जी अंत समय में गंगाजल और तुलसी के पत्ते का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी लोग दुखी मन से बाहर आ गए। जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि अब उनके बिना कैसे रहेगी, अपने घर परिवार को अकेले कैसे संभालेगी। अपने पति के बिना तो उसने आज तक कभी एक कतार भी नहीं खरीदी है। सब कुछ ईश्वर जी घर परिवार के लिए खरीदारी कर लेकर आते थे। ताज्जुब की बात तो यही रहती थी कि इसके लिए जो सामान लेकर आते उसकी पसंद का ही होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईश्वर जी कुछ लेकर आए और बहू या उनकी पत्नी को पसंद न आया हो। सरोज जी बहुत सोच रही थी, इतना बड़ा घर परिवार और व्यापार कैसे संभालेगी। वो वहीं अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगी। नील सरोज जी को संभालने की कोशिश में लगी रही, लेकिन वो तो उन्हें संभाल ही नहीं रही थी। आखिर में आकाश और राजेश ने उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप कराया और बाहर बैठने के लिए कहा। दिसंबर जी ने उन्हें कई बार कहा कि वो उनके साथ घर चले और अपने रिश्तेदारों को सूचित करें, और अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के काफी समय लग गया, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहीं बैठकर सुबहती नहीं रोती रही और अंत में एम्बुलेंस में अपने पति के साथ बैठकर घर
एम्बुलेंस की आवाज सुनकर आसपास के लोग सभी इकट्ठा हो गए। सारे घर में जैसे मातम छा गया। इस शाम बाबू सरस्वती अपने दोनों नातिया को लेकर घर पहुंच चुके थे और दुखी हृदय से सरोज जी को जो समझ रहे थे आकाश को समझाते हुए बोले, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। बेटा आकाश ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को सूचित किया और सभी दुकानदारों को पता चल गया कि लाल ईश्वर प्रसाद जी स्वर्गवासी हो गए हैं। सभी दुकानदार सूचना मिलते ही ईश्वर जी के घर इकट्ठा हो गए। राजेश ने आके आकाश को बहुत समझाया कि तुम इस वक्त खुद को संभाल लो। अगर तुम्हें ऐसे रोते रहोगे और हिम्मत हारने लगोगे तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा। आकाश जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो बेटा पल भर में बड़ा हो जाता है और जिम्मेदारियां से गिर जाता है। अब सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को दिल पर पत्थर रखकर निभाना होगा। अगर तुम ही रो रो कर पागल हो जाओगे तो सोचो माँ को कौन संभालेगा। राजेश बोला, मैं जानता हूँ आकाश इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन हमें दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। अपने दुख को भूलकर अपने घर परिवार को संभालना होता है और पिता के प्रति सारे जो दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। आकाश इस वक्त तुम हिम्मत से कम को खुद को संभालो। अभी तो तुम्हें अपनी मम्मी और अपने परिवार के साथ साथ अपनी बहन का परिवार भी संभालना है। पता है ना, तुम इस वक्त तुम्हारी बहन को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। आकाश कुछ नहीं बोल रहा था, उसका गला रंधा हुआ था। वो बस राजेश के गले लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगा और वहाँ इकट्ठे सभी लोग आकाश को रोते हुए देखकर उसे समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे। लेकिन जिस इंसान ने अपने पिता को खोया है उसे वक्त उसे किसी भी तरह का दिलासा शांत नहीं कर सकती थी। ऐसा वक्त होता है ये जब कोई हमें कितना भी हौसला दे, एकदम साथ होना दे, लेकिन कहीं कितना भी उपदेश दे, हमें कुछ समझ नहीं आता। दुख और शौक हम पूरी तरह जकड़ जाते हैं। इस वक्त आकाश को किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। वो अपने पिता को खोने का गहरा सदमा उसके दिल को लग चुका था। रोटी रोटी आके आकाश जो बेहोश होकर जमीन पर गिर